हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर्स। तो उससे पहले हम प्रेसिडेंट और उसकी पावर पढ़ें। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, right now selected under Ministry of Health and Family Welfare, and I have qualified various written exams of central and state government such as RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams also। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मैं साथ के साथ देखिए आपके लिए हाईलाइट करता चलूँगा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। तो देखिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेसिडेंट का के बारे में जो आर्टिकल है जो मेंशन करता है प्रेसिडेंट को, वो है आर्टिकल 52। और ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट ही होगा। देखिए बाय लॉ हेड ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट है, पर प्रैक्टिकली ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं। इसका मतलब जो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमारे द्वारा चुना गया है इन स्टेट असेंबलीज और राज्यसभा और राज्यसभा भी इनडायरेक्ट ही है। खैर आप लोकसभा में जो एमपी हमारे द्वारा भेजे गए हैं चुनकर, वो सभी देखिए मिलकर उनका एक प्रोसेस है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपने आप में ही काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि कोई भी अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन मान लीजिए लड़ा जा रहा है, तो जो हमारे एमपीज और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वोट कास्ट करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, वो देखिए प्रेफरेंस सिस्टम में अपने अपने कैंडिडेट्स को एक वोट डालेंगे। देखिए वो अपनी प्रेफरेंस मेंशन करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये कैंडिडेट, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड पे ये। मान लीजिए अब सभी ने अपनी अपनी प्रेफरेंस डाली और लास्ट में जो मान लीजिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो नहीं स्कोर कर पाए उतना, जो पॉपुलर वोट होगा, जो मैंडेट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि मेरी जो भी पॉपुलर यानी मेरी जो भी वोट थी वो फर्स्ट कैंडिडेट से हट कर, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो मेरे सेकंड कैंडिडेट को चली जाएगी, जो भी सेकंड मोस्ट पॉपुलर सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट मैंने डाला। तो देखिए इस तरह का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे कि बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में मेंशन है इलेक्टेड बाय। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, विधानसभाएं राज्यों की, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज। यूटीज में दो ही यूटी हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यही दो यूटी हैं जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट डाल सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स, देखिए जो राज्यसभा में और एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। देखिए उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स, 35 ईयर्स एज होनी ही चाहिए, बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को माना जाता है, उसमें आने योग्य क्वालिफाइड इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी लोकसभा के लिए जो भी योग्यता है वो उनके पास होनी चाहिए। ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसी ऑफिस या पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी लोकल अथॉरिटी है या कोई भी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है, सेंटर या स्टेट जो भी है, तो ऐसी किसी अगर ऑफिस में है तो वो ये पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ से रेजिग्नेशन देना होगा, तो ये आप प्रेसिडेंट की ओथ ले पाएंगे। देखिए उसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये फैक्ट्स ध्यान रखने होंगे। 5 साल टर्म होता है प्रेसिडेंट का फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ, शपथ जहाँ जिस दिन से ली है उस दिन से 5 साल। देखिए ओथ टू द प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में मेंशन है, और आप ये याद रखेंगे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को।
और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे, वो है वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एज इट इज़ क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट से आएगा तो इन्हीं से ही पूछेगा, इससे बाहर काफ़ी कम चांसेस है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। देखिए जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का, देखिए अगर 5 साल यानी उसके पूरे होने से पहले आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो प्रेसिडेंट की सीट है वो वैकेट ना रहे। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ये बता चुका हूँ। आउटगोइंग प्रेसिडेंट में होल्ड ऑफिस इवन इफ हिज टर्म इज एक्सपायर्ड अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। देखिए जब तक कि जो हमारा अगला राष्ट्रपति चुना गया है वो ऑफिस में नहीं आ जाता, तब तक वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक हमारा जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट है, वो ऑफिस को होल्ड कर सकती है। और मान लीजिए प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वैकेट हो गया, लेकिन अदर देन बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हुआ पर वैकेट हो गया। वैकेट हो सकता है रेजिग्नेशन दे दीजिए, मान लीजिए इम्पीच कर दिया गया, या फिर डेथ हो गई, कुछ भी वजह हो सकती है। तो उसके अंदर देखिए ये प्रावधान दिया गया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से वो ऑफिस वैकेट हुआ है, आपको वो जो प्रेसिडेंट की सीट है उसे आपको फिल करना होगा, आपको इलेक्शन कराने होंगे 6 महीने के अंदर ही। देखिए इसे मिड टर्म वैकेंसी बोलते हैं। अगर मिड टर्म वैकेंसी होती है तो देखिए तब कौन प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा, वो वाइस प्रेसिडेंट निभाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट तब तक क्या करेगा, जो भी बेनिफिट्स और अलाउंसेस हैं वो भी प्रेसिडेंट के ही उठाएगा। और देखिए और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन उठाएगा, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। और अगर CJI भी नहीं है तो कौन, तो CJI के बाद जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सभी उठाएंगे इसका फ़ायदा। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों ही चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं डायरेक्ट, तो आपको याद रखना। और आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी भरनी होती है इन केस ऑफ मिड टर्म वैकेंसी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। देखिए प्रेसिडेंट ऑफिस कैन बी वैकेटेड। देखिए वैकेट कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक तो टर्म 5 ईयर उसके पूरे ही हो गए हैं, कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर डेथ हो गई है। देखिए अभी 2 हमारे राष्ट्रपति की इस तरह से डेथ हो चुकी हैं। जाकिर हुसैन थे पहले राष्ट्रपति, और फखरुद्दीन अली अहमद भी जो राष्ट्रपति थे डाइड इन ऑफिस। देखिए फिर होता है बाय रेजिग्नेशन, ये आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने रेड में डाला है। रेड itself is very important, no need to highlight it। आपको याद रखना है बाय इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, अगर महाभियोग चलाया जाए और उनको हटा दिया जाए। उसके बाद आता है अदरवाइज सच एज सेटिंग असाइड ऑफ हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। मान लीजिए खुद ही प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। देखिए अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व 2 टर्म्स फॉर द कंट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो उन्होंने 2 टर्म लगातार सर्व किए थे। ओनली पर्सन हु वर्कड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी सीट वैकेट हो गई है प्रेसिडेंट की, तो कुछ समय के लिए आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया। मान लीजिए आप वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी आपको प्रेसिडेंट की का रोल निभाना है, का ऑफिस निभाना है, तो हम उसे प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, हम उसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलेंगे। तो ऐसा ही कुछ केस वी गिरी के साथ था, और बाद में इन्होंने भी इस्तीफा दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए फिर इलेक्शन लड़ा था, तो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुने गए थे। प्रेसिडेंट्स हु रिसीव्ड भारत रत्न, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछे ही जाएंगे। जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है, और पद्म विभूषण से भी वो सम्मानित है। देखिए ओनली प्रेसिडेंट हु हैज सर्व्ड एज CM ऑफ स्टेट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो किसी राज्य के CM भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के, आपसे पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, नीलम संजीवा रेड्डी, ये हमें याद रखेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कंपटीशन में एक मार्क्स से आपको बाकी बच्चों से आगे लेकर जाएंगे। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 पहले भी बताया है मैंने ऊपर अभी। देखिए इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जाएगा। मान लीजिए किसी भी हाउस में अगर इस तरह का कुछ लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने वॉयलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, मिसयूज़ किया है अपनी पावर्स का, या संविधान के अंतर्गत वो नहीं चले हैं, तो इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जा सकता है कि आपको हम यहाँ से हटाया जाएगा। और ये इम्पीचमेंट किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है, यानी चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। पर उसके लिए देखिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, और वो साइन किया हुआ होना चाहिए
बाय द 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। मान लीजिए उस हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 100 है, तो 25 एटलीस्ट साइन करेंगे तो ही आप एक नोटिस भेज पाएंगे 14 दिन पहले, वो भी। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसी हाउस में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी के साथ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तब ही हमारा रेजोल्यूशन उस हाउस से जो पास होगा, वो रेजोल्यूशन बाद में जो चार्ज लगाए गए हैं वो दूसरे हाउस में भेजे जाएंगे। मान लीजिए राज्यसभा में हुआ है तो वहां से पास होकर 2/3 मेजोरिटी से वो लोकसभा में भेजा जाएगा, और फिर लोकसभा अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी वो और उस हाउस में प्रेसिडेंट को पूरा पूरा अधिकार है, वहाँ मतलब वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में। और देखिए, और मान लीजिए लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से ही, यानी लोकसभा में भी बहुमत को यही लगा कि जी हाँ, ये इन्होंने वायलेशन किया है, और जो आरोप लगाए हैं, जो भी इनिशिएट हुआ है इम्पीचमेंट राज्यसभा में या किसी भी हाउस में, आइदर ऑफ द हाउस, तो ये गलत है। तो उस केस में अगर वहाँ भी मेजोरिटी से पास होगा तो प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटाना पड़ेगा, और इसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और ओथ टू द प्रेसिडेंट कौन दिलाता है? CJI। ये मैं बताया आपको वर्बली पहले, पर आप ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम श्योर एवरीवन नोज, प्रतिभा पाटिल। देखिए, उसके बाद पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको। गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कैग। देखिए, ये आपको सभी ध्यान ही करने पड़ेंगे, मैं आपको मेन हेडलाइन ही हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग मैं बता चुका हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे यहीं से अपॉइंट किए जाएंगे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी वही अपॉइंट करेंगे। हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस भी, मिलिट्री फोर्सेस के तो हेड भी आर्म फोर्सेस के प्रेसिडेंट ही होते हैं। चेयरमैन ऑफ UPSC एंड इट्स मेंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। देखिए, मिलिट्री पावर्स मैंने बताया अभी आपको कि मिलिट्री फोर्सेस के तो हेड ही प्रेसिडेंट होते हैं, पर रेगुलेट जो अफेयर्स होंगी या पावर्स होंगी मिलिट्री फोर्सेस की, वो पार्लियामेंट करती है। लेजिस्लेटिव पावर्स, देखिए, प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ पार्लियामेंट होता है। और देखिए, पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट को इंक्लूड करके वो पार्लियामेंट है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। उसके बाद है प्रेसिडेंट। देखिए, आपसे पूछा जाएगा, कैन समन बोथ हाउसेज फॉर पार्लियामेंट फॉर सेशन, दोनों हाउसेज को वो बुला सकते हैं सेशन के लिए। और वो देखिए, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM की सलाह पर, मतलब PM एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, हेडेड बाय PM, जो हेड की जाएगी PM के द्वारा। देखिए, फर्स्ट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। देखिए, जो भी पहला सेशन होगा बोथ हाउसेज का जनरल इलेक्शन के बाद, और हर साल के बिगिनिंग सेशन को कौन एड्रेस करेगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट। ये भी हमें याद रखना। और बजट सेशन को भी प्रेसिडेंट ही सेशन एड्रेस करते हैं, और ये आर्टिकल 86। देखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा, और ये पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रेसिडेंट को चुनने में। मान लीजिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो भी है, अगर हम उनको इलेक्ट करेंगे तो ये इनका भी पूरा पूरा अधिकार होगा वोट देने में, आपको बताया ऊपर। ये आपसे पूछा जाएगा, पावर टू समन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन केस ऑफ डेडलॉक। मान लीजिए कोई भी ऐसा विषय है जिस पर डेडलॉक हो गया, कि कोई सहमति बन ही नहीं पा रही है, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो दोनों हाउसेज का जॉइंट सेशन बुलाए। और ये जॉइंट सेशन, देखिए, बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रिजाइडेड कौन करेगा? प्रिजाइड वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वो प्रेसिडेंट से पूछता है तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा। देखिए, ए बिल बिकम्स एक्ट ओनली आफ्टर इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है बिल को, तो ही वो एक्ट बन पाता है, कानून बन जाएगा बाद में। प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड असेंट टू द बिल एक्सेप्ट मनी बिल। देखिए, प्रेसिडेंट के पास, देखिए, एक तरह से वीटो पावर्स हैं, कि वो मान लीजिए उनके पास कोई बिल आया है तो वो विद होल्ड कर सकते हैं उसको। ज़रूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि हम मुझे इसका जवाब देना ही है,
वो चाहे तो उस बिल को वापस भेजें, अपने पास रख लें, अपने पास भी रख सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। पर कुछ लिमिटेशंस है। मान लीजिए कोई मनी बिल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इनको आप जो प्रेसिडेंट है वो इनको डिनाई नहीं कर सकता है, इनको आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं, आपको ये एग्री करना ही पड़ेगा। देखिए, दिस पावर इज नोन एज पॉकेट वीटो, इसे पॉकेट वीटो बोला जाता है। और इसके बाद हम चलेंगे, इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। मान लीजिए मनी बिल है, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो डिनाई तो देखिए कर ही नहीं सकते मनी बिल को, मैं आपको बता चुका हूँ, पर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं हाउसेज में। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए हाउसेज को नहीं लग रहा है इसमें कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसको प्रेसिडेंट को अपनी सहमति उस बिल को देनी ही पड़ेगी। तो देखिए, ऑर्डिनेंस इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए कोई भी सेशन वर्किंग में नहीं है, तो तो और मान लीजिए कोई भी ज़रूरी फैसला है वो हमें लेना है, तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है, तो प्रेसिडेंट एक ऐसा अध्यादेश ला सकते हैं। और जो ये, लेकिन वो जो अध्यादेश होगा वो जब भी नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा होगा उसके 6 वीक के अंदर पास हो जाना चाहिए हाउसेज में। पर लेकिन जो अध्यादेश होगा उसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 मंथ्स। और देखिए, और इस आर्टिकल को कौन मेंशन करता है, और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम याद रखेंगे। उसके बाद है देखिए पार्डन पावर। पार्डन पावर यानी क्षमा कर सकते हैं वो। मान लीजिए सज़ा, किसी की भी सज़ा है, फांसी की सज़ा है, उसको टाल सकते हैं, किसी की सज़ा कम कर सकते हैं। ऐसी भी पावर्स इनको प्रेसिडेंट को दी गई है, और ऐसी ही कुछ पावर्स गवर्नर्स को भी दी गई है स्टेट्स में। और उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेक एडवाइस फॉर एनी बिल फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए कोई भी उन्हें एडवाइस चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो देखिए उन्हें ये प्रावधान दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो एडवाइस आप ले सकते हैं। और ये आर्टिकल 143 के तहत होगी, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सुपर इम्पोर्टेंट, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, परमिशन और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड इन केस ऑफ। देखिए, मान लीजिए कोई भी बिल है और वो नए स्टेट को बनाने के लिए कोई भी बिल है, या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केस में हुआ, तो ऐसे में देखिए प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए ही चाहिए। मनी बिल के केस में भी देखिए, मनी बिल क्यों नहीं रिजेक्ट कर पाते हैं, मनी बिल पहले से ही प्रेसिडेंट से सहमति लेकर ही वहाँ इनिशिएट किया जाता है। देखिए, और मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड कोई भी बिल है, तो उसको भी उसमें भी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, अपनी सहमति देते हैं। देखिए, फिर इमरजेंसी पावर्स, आर्टिकल 352 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352 देखिए, इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार। मान लीजिए कोई भी युद्ध हो जाता है या आर्म्ड रिबेलियन, कुछ भी विद्रोह हो जाता है हमारे देश के अंदर, देखिए, तो इस केस में वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट इन रिटर्न, एंड दिस इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज विद इन 2 मंथ्स। देखिए, 2 महीने के अंदर अंदर ये इमरजेंसी अप्रूव हो जानी चाहिए दोनों हाउस से, बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। जो भी वहाँ प्रेजेंट होंगे उस टाइम के मेंबर्स, उसके 2/3, अगर पॉपुलेशन उसे 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ मान लीजिए उसे पास कर देते हैं, तो वो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। देखिए, और एक बार लग जाती है तो ये 6 महीने तक ही वैलिड होगी। उसके बाद अगर आपको फिर बढ़ानी है तो दोबारा से यही प्रोसेस करना होगा। तो देखिए, 1962 में पहली बार लगी थी जब इंडो चाइना वार हुआ था, फिर 1971 में लगी, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई गई थी। मोस्ट इनफेमस इमरजेंसी हम आज तक जानते ही हैं, पॉलिटिकली भी ये काफ़ी टॉपिक उछलता ही रहता है न्यूज़ में और डिबेट्स में। देखिए, आर्टिकल 20 एंड 21 मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको बस रिमाइंड कराने के लिए डाल दिया कि 20 एंड 21 दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं इमरजेंसी के केस में भी। फिर आर्टिकल 356, देखिए आर्टिकल 356 होती है स्टेट इमरजेंसी, 352 है नेशनल इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है हमें किसी भी स्टेट में, तो ये तब लगेगा जब वहाँ का गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेलियर है एक तरह से, तो उस केस में प्रेसिडेंट यहाँ स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है।
और ये भी अप्रूव हो जानी चाहिए बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स एंड वैलिड फॉर 6 मंथ्स सेम। और इसे मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं है कि आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। 3 साल के बाद आपको उस स्टेट में इलेक्शन कराने ही होंगे, आपको नई वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाए ही जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए फिर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आज तक हमारे देश में नहीं लगी, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये भी अप्रूव हो जानी चाहिए बाय बोथ हाउसेज विद इन 2 मंथ्स। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही हमने पढ़ा। और आप प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और फिलहाल के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। बाय द वे मेरा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो इस कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होगा, शुभम शर्मा टेलीग्राम चैनल करके। तो वहाँ अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उनसे रिलेटेड क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।